दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें से 4 जगह चुनाव खत्म हो चुके हैं। आसाम हो गया, पुडुचेरी हो गया और केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। यहाँ पे चुनाव मतलब फिनिश हो गया। अब एक बचा है बंगाल। बंगाल में लास्ट 23 अप्रैल को पहले फ़ेज़ का वोटिंग हुआ। अब 29 जो परसों है वो लास्ट इसका मतलब सेकंड फ़ेज़ का यानी कि लास्ट जो वोटिंग होगी। तो अब एक मोटा-मोटी मेरे हिसाब से मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि 5 राज्यों में अब देखिए, अभी टोटल चुनाव भी कंप्लीट नहीं हुआ बंगाल का भी, लेकिन फिर भी मैं एनालिसिस करके बताऊँगा कि इन राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है, क्या-क्या क्या आंकड़े बोलते हैं और क्या परिस्थिति, क्या वहाँ का सिचुएशन बोलता है। तो सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो स पहले तो 4 राज्यों में जहाँ चुनाव कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आसाम हो गया, पुडुचेरी हो गया और तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। इन जगहों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं केरल से ही शुरुआत करता हूँ। वहाँ 2 गठबंधन है, एलडीएफ और यूडीएफ। दोनों की कभी-कभी सरकार होती है। एक गठबंधन वामपंथी लोग है हेड करते हैं और एक जो है कांग्रेस है, यूडीएफ को हेड करती है। यूनाइटेड जो जो फ्रंट है वो। अब सवाल ये था कि यहाँ पे मेरे हिसाब से एक त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस है या ज़्यादातर ये भी हो सकता है कि दोबारा चुनाव भी हो। इसका वजह पता है क्या है? 2 जगह मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका वजह क्या है कि केरल ऐसा जगह है जहाँ पे कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस में आप देखेंगे नदारद है। राहुल गांधी जब भी पार्लियामेंट चलता है तभी वो दिखते हैं, चाहे चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो सड़क पे दिखते हों। तब जब पार्लियामेंट चालू होता है, तो पार्लियामेंट को रोकने के लिए उसका काम ना हो और न्यूज़ में कुछ डिबेट चले, जितने भी न्यूज़ चैनल में प्राइम टाइम पे डिबेट चले या इवनिंग में जितने भी चैनल पे डिबेट चलता है उसमें उनके उनके उठाए हुए मुद्दे पर डिबेट हो। इसी चक्कर में राहुल गांधी हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन बाकी जब चुनाव प्रचार में उनका अगर देखा जाए तो नदारद रहते हैं। बहुत सोए जगह वो बंगाल में, जब वो एक रैली का कहीं से आया कि टीएमसी ममता बनर्जी को बोल रहे हो शायद, और एक वीडियो भी जारी किया उन्होंने गाड़ी में बैठ के कि ममता बनर्जी अगर ये पोलराइज नहीं होता, ममता बनर्जी ने कुछ काम किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। चलो आप जानते हो कि ममता बनर्जी ने काम नहीं किया, पोलराइज भी नहीं किया, तो आप लड़ लेते ठीक से। तो यही कारण है कि वो कहीं भी नहीं दिखे। केरल का चुनाव, अब जो वामपंथी मतलब एलडीएफ है वो वहां से पहले से हैं, वहां पे मुख्यमंत्री है एलडीएफ के, और इस समय उनके एंडिंग इनकम्बेंसी थी, लेकिन कांग्रेस उस तरह लड़ी नहीं। और बीजेपी के पास और दूसरे तीसरा जो घटक है, उसके पास वो एक वोट शेयर या उस तरह से उनका जमीन पे पकड़ नहीं है। तो पकड़ दो ही पार्टियों का है, एक एलडीएफ एक यूडीएफ। अब यूडीएफ को हरा देना चाहिए, एलडीएफ को हरा देना चाहिए यूडीएफ को, यानी कांग्रेस पार्टी को हरा देना चाहिए लेफ्ट को। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्रेटेजी होती है, चुनाव का अभियान होता है या जिस तरह से वो फाइट करते हैं चुनाव में, वो एग्रेशन वो नहीं दिखता जो कि आपने देखा होगा कि बंगाल में बीजेपी का दिख रहा है। आप विपक्ष में हैं तो आपके पास बहुत से चांसेस मिलते हैं, जो आप एग्रेशन के साथ जो सत्तारूढ़ दल जो दल है, उस पे अटैक करने का, लेकिन वो आप मिस कर जाते हो। आप वहाँ पे ना आपके कोई नेता दिखता है, ना कोई दिखता है, कोई भी आपको रैली कहीं नहीं दिखेगा। जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जनता कन्फ्यूज़ हो जाएगी और जो 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 वहाँ लेफ्ट पार्टी है, उनको भी वोट दे सकती है, यूडीएफ को भी देगी। तो बराबर वोट हो जाएगा, जो उनका वोट कटना था, उतना नहीं काट पाएगी कांग्रेस जितना कि कटना चाहिए था। अब एग्रेशन में जनता भी देखती है कि अरे यार, जिसको वोट देने जा रहे हैं, वो तो एकदम मतलब लड़ने के मूड में नहीं है, जीतने के मूड में नहीं है। तो जनता भी वैसे ही वोट देती है, तो क्या होता है वहाँ पे सिचुएशन इस तरह का हो गया है कि जनता पूरी तरह से कन्फ्यूजन में वोट डालेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, और जिसकी वजह से त्रिशंकु विधानसभा होगा। अब सवाल ये होगा कि सरकार बनेगी कैसे? कांग्रेस लेफ्ट के साथ मतलब यूडीएफ, एलडीएफ के साथ मिलकर चुनाव सत्ता नहीं बना सकती। बीजेपी के साथ मिलकर दोनों लोग सरकार बना नहीं सकते, चाहे वो यूडीएफ हो। अगर बीजेपी कुछ सीट भी जीत जाती है तो की बात कह रहा हूँ। तो यानी कि तीनों लोग अलग ही रहेंगे, और अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगी, जिसकी मेरे को 99.9% चांस है कि
किसी भी पार्टी को बहुमत पूरी तरह से नहीं आएगी तो होगा त्रिशंकु। तो मुझे लग रहा है कि या तो राष्ट्रपति शासन होगा, दोबारा चुनाव होगा, ऐसा मेरा। अब आ रहे हैं पण्डुचेरी में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एनडीए का जो सरकार बनना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा कि उतना मैंने उसको स्टडी नहीं किया है, एक सच्चाई है। तो इसलिए उसके बारे में मुद्दा है, इतना मोटा-मोटी थोड़ा-सा मैंने बता सकता हूँ कि एनडीए का वहाँ पे सरकार बन सकती है। अब आते हैं तीसरा जो राज्य है असम, जहाँ की कंप्लीट हो गया। असम में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक वहाँ भी वही हालत है कि पवन खेड़ा है और उन्होंने शुरुआत ऐसी की जैसे लगा कि आप हेमंता पे आप अगर कोई ब्लेम करेंगे, उनके ऊपर आरोप लगाएँगे, उनके फैमिली पर आरोप लगाएँ तो वो डिफेंसिव हो जाएँगे और उसके बाद आप चुनाव को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन वो हेमंता के सामने वो हो नहीं पाया। जो और जगह कर सकते थे ये लोग, वो वहाँ नहीं हो पाया। और यही कारण है कि हेमंता ने जो कुछ उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने बहुत ही बोलता है ना कि उनके हिसाब से ये एकदम फ्री हिट दिया था और हेमंता ने मारा छक्का। अब जो पवन पेड़ा है, वो पवन पेड़ा कहाँ गायब है पता नहीं। और ये जो पवन पेड़ा गायब हुए ना, तो पवन पेड़ा के अब ये जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे ना, अब ये बैकफायर कर गया। क्योंकि जिस तरह से हेमंता ने एग्रेसिव उनकी वाइफ ने भी उन्होंने उठाया इस मुद्दे को और मतलब ऐसे जिस तरह से कार्रवाई शुरू की, जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर हुआ और उनको पुलिस पकड़ने गई और जिस तरह से भागे, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा बैकफायर हो गया। तो एक तो हेमंता के काम से लोग वहाँ संतुष्ट हैं। लेकिन अगर आप फाइट में आना चाहते हैं तो आपका कैंपेनिंग भी वैसा होना चाहिए। तो जो मुद्दा लेके उठे थे तो कांग्रेस के कोई लोग दिखता नहीं है, कोई भी चुनाव प्रचार हो, तो उनको कोई नहीं दिखता। और ये सच्चाई है कि बीजेपी अभी एक जगह चुनाव खत्म नहीं होती, दूसरी जगह वो तैयारी शुरू कर देती है। ये सच्चाई है। कोई माने ना माने अलग बात। आप देखिए पंजाब में कहानी शुरू है। जैसे ही ये खत्म होगा पंजाब का भी आप देख रहे हैं कि जो होता है ना हमारे यहाँ गोइठी बोलते हैं, सुलग रहा है। तो जैसे-जैसे गोइठी सुलगेगा, आग निकलेगा, वो देखिएगा कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे कहानी ये होती है कि आसाम में जो कांग्रेस को एग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए, ये ट्विटर पे, एक्स पे कैंपेन करके सोशल मीडिया पे ये समझ रहे थे कि वहाँ के वोट को प्रभावित कर देंगे। लेकिन आम जनता में ये सब बातें वो पहुँचती है जो जनता से जुड़ा होता है। और जो लोग भी हेमंता को जानते होंगे, चाहे कांग्रेसी हो जो कांग्रेस में पहले भी रहे, आपका पूरा कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है प्रदेश अध्यक्ष से लेके हर लोग एक वो सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तो वहाँ पे पार्टी पूरी तरह निष्क्रिय हो गई पहले चीज़। उसके बाद जो उन्होंने मुद्दे उठाए हेमंता के ऊपर जो आरोप लगाए, वो भी बैकफायर कर गया और कहीं भी एग्रेसिव कैंपेन हुआ नहीं। और दूसरा ये लोग ज़मीन से जुड़े नहीं हैं। कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता वो चला गया हेमंता के साथ। तो ज़मीन से जुड़ा आप जानते होंगे कि हेमंता विश्व शर्मा जब वो कांग्रेस में थे तो ज़मीन से जुड़ के वो न इतना ऊपर तक आए थे। तो उनको पता है कि ज़मीन पे कैसे काम करना है। और यही वजह है कि वहाँ पे आप मान के चलिए वहाँ श्योर शॉट है हेमंता विश्व शर्मा दूसरी बार आ रहे हैं। अब आते हैं जो तीसरा है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में 2 गुट में एक डीएमके अन्ना डीएमके में लड़ाई है। उसमें टीवी के आगे है। मैं बार-बार एक चीज़ आप लोगों को डिसाइड करके बोलता हूँ कि आप चुनाव जीतते हैं, उसका एक और बहुत बड़ा कारण होता है, आपके प्रतिद्वंदी में कितनी बड़ी फूट है या आपके प्रतिद्वंदी जो है, आपका अपोनेंट है, उसके वोट में कितने कटौती हो रही है या डेंट हो रहा है। ये आपको बहुत बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर देता है। पहले तो एक मान के चलिए कि स्टालिन का एक मुद्दा है कि मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि स्टालिन का एक मुद्दा है कि भाई वो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा ये मुद्दा है कि उन्होंने जो वादे किए थे जैसे कि शराबबंदी वाला तो वो भी नहीं कर पाए। ये तो चल ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक वोट बैंक है। हर पार्टी का कैडर या अगेंस्ट में भी एक वोट बैंक होता है। जैसे बीजेपी के कैडर का वोट बैंक हो नहीं है या कांग्रेस का कैडर वोट हो नहीं। ये कुछ ऐसा बीच में वोट बैंक होता है जो भाई मेरे को बीजेपी को नहीं देना किसी को भी दूँगा। तो वो वोट बैंक है जो अब ऐसे भी होंगे जो बीजेपी से नाराज़ होंगे या एनडीए से जो अगर मान लीजिए कि अब अन्ना जो द्रमुक के साथ इनका गठबंधन है एनडीए में, तो एनडीए में बीजेपी है, तो इस बीजेपी की वजह से कई लोग होंगे जो बीजेपी को लाइक नहीं करते, वोट नहीं देना चाहते। लेकिन वो ऐसे भी होंगे जो
स्टालिन को भी वोट नहीं देना चाहते हैं। तो वोट कहाँ जाएगा? वो जाएगा टीवी के पास। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वोट उनके प्रतिशत में अंतर होगा, क्योंकि वो एक एक्टर आता है आपने, और जिस तरह से वो लोग भीड़ जुटते हैं, ज़रूरी नहीं कि उतना वोट भी देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1% 2% भी अगर डेंट होता है तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो एक तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगा, दूसरा इनका वोट कट जाएँगे, और तीसरा आप देखेंगे जो लोग नहीं मानते, क्या मान के चलिए कि आज वो समय नहीं है जो नाइन 1950 का दौर है कि जहाँ पे द्रविड़ और सनातन के विरोध में आप एक, या तमिल भाषा को, द्रविड़ को लेकर आप एक नया राग आलापोगे और लोग उसको मान लेंगे। ज़रूरी नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादातर लोग हैं, तमिलियन भी हैं, जो कि आज भी हिंदी बोलते हैं और वो अपने को सनातन से प्रेम करते हैं। सनातन धर्म को मानते हैं, राम को मानते हैं। ऐसे आपको तमिल के लोग, बहुत लोग नेता मिल जाएँगे। तो साउथ में ऐसे बहुत, आप देखिए पहले कहाँ, जो भी ऐसे लोग हैं वो धीरे-धीरे आगे आ रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते। इन चीज़ों को पसंद, तो वो लोग सनातन के खिलाफ जो बोले, तो वो एक लामबंद तो ज़रूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये 2024 में आपको 11-12% बीजेपी ने वोट पाके वो दिखाया भी था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। लोग इस बातों को तवज्जो इतना नहीं देते कि ये कोई फैक्टर होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो एक अलग सिंह का राग, अभी बोले कि मैं नहीं सर 50 के दौर में चला जाऊँगा, कि जो कि एक पेरियार के टाइम में एक आंदोलन था कि भाई द्रविड़ एक अलग है, आर्यन जो है हम पे हिंदी थोप रहे हैं, या आर्यन लोग बाहर से आए पश्चिमी एशिया से, वो मध्य पूर्व से आए और यहाँ पे बस गए और यहाँ पे हमें शासन कर रहे हैं। वो दौर में मतलब अलगाववाद में जाने को बोल रहे हैं। इसका मतलब जो जनता का कई बार भाषण ये बता देता है कि आप डरे हुए, घबराए हुए अपनी हार को सामने देख रहे हो। तो ये भी एक वजह है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर मान लीजिए आप सनातन के खिलाफ बोलेंगे, तो वहाँ पे हिंदू तो बहुत हैं। चाहे तमिल के हों, चाहे कहीं के भी हों, सारे तो हैं हिंदू। तो वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार के चुनाव में स्टालिन को बहुत बड़ा झटका मिलेगा और एनडीए की सरकार यहाँ पे बनने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो आप एक असम में तो श्योर शॉट है, और दूसरा तमिलनाडु में मैं आपको मानता हूँ एनडीए की सरकार है, पुडुचेरी में भी मानता हूँ। अब आते हैं मेन जो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में मेरा ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी जो है क्लीन स्वीप करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक फेज का इलेक्शन बाकी है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो डाटा आ रहा है, वही बता रहा है कि सही में अमित शाह जो बोल रहे हैं ना कि 110 सीटें कम पाऊंगा नहीं जो पहला फेज में, तो मुझे वो ज्यादातर सत्य ही लग रहा है। क्योंकि आप ममता बनर्जी का जो स्टेज पे देखें, उनके नेताओं के साथ बहस, ममता बनर्जी का भाषण, उनके बेटे का भाषण, उसके बाद उनके नेता जो चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम भूल रहा हूँ, वो 4 जगह के बता रहा है कि वहाँ से खुद चुनाव हार रहा है। तो ये सारे सिम्पटम्स बताता है कि आज के टाइम में ममता बनर्जी के से सामने जो लोग, अभी आप देखिए कि एक और आ गया कि इलेक्शन कमीशन का कि कोई बाइक से अब आप घूमेगा नहीं। यानी कि जो कल आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि वो मोहल्लों में बाइक पे घूम-घूम के धमका धमका रहे हैं जो टीएमसी के गुंडे हैं। तो वो कहीं न कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ये क्या होता है, आखिरी जो होता है ना, जो बैटल होता है वो उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि इस बार चुनाव जो है बुरी तरह हारने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो मैंने आपको पहले भी बताया, कई कारण हैं, एसआईआर है, या आपने देखा होगा कि जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, सीआरपीएफ के जवान वहाँ खड़े हैं, जिस तरह चेकिंग चल रही है बूथ पे बूथ। तो वो चीज़ें बहुत बड़ा, और मार्ग मतलब आपको दिखेगा आपको कि उसका, और जिस तरह से जनता जो पहले डर के बीजेपी के रैली में आती नहीं थी, या वोकल होके कोई भी न्यूज़ चैनल पे बोलती नहीं थी, वो आपको देखने से आपको लग जाएगा, बातों से लग जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कि आप फ़ील कर जाएँगे कि ममता बनर्जी इस बार के चुनाव जा रही हैं और इस समय बीजेपी आ रही है। तो ये मेरा आकलन था। बाकी तो परसों के बाद एग्ज़िट पोल भी आने लगेगा, उसके बाद 4 मई को आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।